रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शुक्ल जी वाली पुस्तक हम पढ़ रहे थे, शुक्ल जी का इतिहास, उन्हें उसमें हम जो गद्य वाला चैप्टर चल रहा था, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, उसमें प्रकरण 5 बार पहुंच चुके थे। और 5वें प्रकरण में जब हम पढ़ रहे थे तृतीय उत्थान जिसे कहते हैं, उसमें सामान्य परिचय को हम जान रहे थे पहले, जिसके अंदर हम तृतीय उत्थान, क्योंकि तृतीय उत्थान द्वितीय उत्थान से अलग है, द्वितीय उत्थान प्रथम उत्थान से अलग है। प्रथम उत्थान कहीं ना कहीं गद्य का पहला स्टेप है, द्वितीय उत्थान उसका अपडेट फॉर्मेट है, और तृतीय उत्थान जो है उसका और ज्यादा अपडेट है कि क्या क्या नया नया चेंजेस हुआ है भाव में, विचारों में, लिखने में, और भी बहुत सारे एक प्रकार से जिसे वाद कहते हैं ना, वादों में क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है ना, ये था। तो तृतीय उत्थान में हम यही देख रहे थे इन सब चीजों को कि किस प्रकार से भाषा में चेंजेस आए, किस प्रकार से भावों में चेंजेस आए, लिखने की शैली में चेंजेस आए, कवियों की संख्या में, लिखने वालों की संख्या में चेंजेस आए। और ये सब के सब हम देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ गद्य की दृष्टिकोण से। गद्य यानी कि आप समझते ही हैं, गद्य की दृष्टिकोण से। और फिर इसके बाद हम काव्य की दृष्टिकोण से देखेंगे। तो इसमें हमने क्या किया था, उपन्यास और कहानी को पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटी कहानियां, ठीक है। तो देखो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद और विस्तृत रूप में हुआ है। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा कि छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ पर और भी विशद और विस्तृत रूप में हुआ है, उसमें वर्तमान कवियों का भी पूरा योग रहा है। उनके इतने रूप रंग हमारे सामने आए हैं कि वे सबके सब अब पाश्चात्य लक्षण और आदर्शों के भीतर नहीं समा सकते हैं। न तो सब में विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न ही चरित्र के विकास का अवकाश। एक संवेदना का मनोभाव भी, एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक नहीं घटेगा। उसके स्थान पर हमें मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी संवेदनाओं का योग रहेगा जो सारी परिस्थिति को बहुत ही मार्मिक रूप देगा। देखो यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि चंडी प्रसाद हृदय की जो कहानी है, उन्मादिनी का जिस परिस्थिति में पर्यवसान होता है, उसमें पूर्ण का सत्वोद्रेक, सौदामिनी का अपस्थय स्नेह और कालीशंकर की स्तब्धता, स्तब्धता, अच्छा स्तब्धता होना चाहिए, लेकिन जो मेरी पीडीएफ में स्तब्धता है, गलत है, ये स्तब्धता, तीनों का योग है। जो कहानियां कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रखकर चलेगी, उसमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप रंगों के सहित और परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। अब देखो, आप जब गाइड से हैं, आप जब पांडे वाली पुस्तक से, नगेंद्र वाली पुस्तक से हैं, जो गौण कहानियां याद करते हो, इससे अच्छा तो हम शुक्ल जी में लिखा हुआ चंडी प्रसाद हृदय की कहानी है उन्मादिनी, क्यों नहीं ये याद कर लें, क्योंकि इसको प्राथमिकता देगा एग्जामिनर। तो उन्मादिनी आप याद कर लो, अपनी सूची में लिख लीजिए आप इसको, है ना। देखो शुक्ल जी फिर कहते हैं कि घटनाएं और कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे। हृदय जी की कहानियां प्राय इसी ढंग की है। उन्मादिनी में घटना गतिशील नहीं है। शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ नहीं है। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, न सही। और शुक्ल जी तो कहते ही है कि यार कोई बात नहीं, हमको जरूरी नहीं है हर जगह पाश्चात्य जो कृतियां हैं उनका अनुसरण करना पड़े, या पाश्चात्य जो वाद है उनका अनुसरण करना पड़े। हम इतने सक्षम है कि हम हमारे नियम बना सकते हैं, हमारे अनुरूप हम साहित्य को गढ़ सकते हैं। वस्तु विन्यास के ढंग में भी इधर अधिक वैचित्र्य आया है, ठीक है। जहां समझाने लायक बात होगी मैं समझाऊंगा, और जो अंडरलाइन लगाने के कहूंगा उसको अंडरलाइन कर लेना बेझिझक, और बाद में सिर्फ उसी को पढ़कर चले जाना, आपका काम हो जाएगा। वस्तु विन्यास के ढंग में भी इधर उधर वैचित्र्य आया है। घटनाओं में काल के पूर्वापर क्रम का विपर्य कहीं इस तरह का भी मिलेगा कि समझने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों में परिच्छेद न लिखकर केवल 1 2 3 आदि संख्याएं देकर विभाग करने की चाल है। देखा होगा आपने, उसने कहा था 5 खंडों में है, सिर्फ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, बस कोई परिच्छेद नहीं लिखा हुआ है, कोई भाग नहीं लिखा हुआ। अब कभी कभी एक ही नंबर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर, अब समझ रहे हो आप, अब तो वो भी कम कर दिया। अब तो सिर्फ क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं अच्छा खासा, और दूसरा पैराग्राफ। पाठक को स्वयं दिमाग लगाना है कि पहला वाला जो पार्ट था वो अलग सीनरी, मतलब अलग सीन चल रहा था उसमें कहानी का, अब इस वाले में अलग सीन चल रहा है। हो सकता है पहला वाला जो पार्ट है वो फ्लैशबैक का हो, और हो सकता है दूसरा वाला पार्ट जो है वर्तमान का हो। अब कभी भी एक ही नंबर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर किसी पूर्व काल की परिस्थिति पाठकों के सामने एक बारगी रखती जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के बीच में परिस्थिति का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्र में चारों ओर सुनाई पड़ते हैं, शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता है।
बाजार की सड़क का ये कोलाहल, है ना, मोटर तांग और इक्को के आने जाने पर मिलित स्वर, चमचमाती हुई कार का म्यूजिकल हॉर्न, बचना भैया हटना राजू बाबू, अक्खा तिवारी जी नमस्कार, है ना। अब देखो सेम टू सेम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मतलब शुक्ल जी हम बात करें, उसने कहा था कि, और शुक्ल जी ने भी उसी से मिलती जुलती हुई कहानी का उदाहरण यहाँ पे दे दिया, है ना। नमस्कार, हटना भाव आई आधा बर्ज दरोगा जी, पुष्पकरिणी में चोर नाम की कहानी, जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की, पुष्पकरिणी में चोर नाम की कहानी। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है, पर देखो शुक्ल जी ने भी वही उदाहरण लिया जो हम और आप अपने दिमाग में सोच रहे थे। हिंदी में जो कहानियां लिखी गई है, स्थूल दृष्टि से देखने पर वे इन प्रणालियों पर चली दिखाई पड़ती है, ठीक है ना, जैसे शुक्ल जी बताते हैं। अब कौन कौन सी प्रणालियां हैं वो, जो, क्योंकि इससे पहले जब हमने बात की थी तो वो बात की थी हमने उपन्यासों की, तो शुक्ल जी ने वहां पर हमको सभी प्रकार के उपन्यासों से हमारा परिचय कराया था कि ये देखो घटना प्रधान उपन्यास, ये देखो मनोवैज्ञानिक वाला, ये देखो व्यक्ति प्रधान, और ये देखो समाज प्रधान, और ये देखो फलाना ढिम का एग्जाम्पल भी दिया था और उसके राइटर का नाम भी बताया था। अब शुक्ल जी क्या करते हैं, कहानियों को बताते हैं कि कौन कौन सी कहानियां थी, कि सादे ढंग के केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत, ठीक है ना। गद्य वाले पाठ में प्रकरण 5 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें छोटी कहानियां वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना और मनोभाव। अब देखो आप खुद भी इसमें एक प्रकार से कल्पना कीजिएगा कि ये किस कहानी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं लाना, थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में प्रवेशित होने वाली। इसका बहुत ही अच्छा नमूना है, कौन सा नमूना है, गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी। इंपोर्टेंट लगा लो आप इसको, क्योंकि ये एक साथ लिखी हुई है, एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑप्शन देने के लिए। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की निंदिया लागी, पेंसिल स्केच नाम की कहानियां भी इसी ढंग की है। ऐसी कहानियों में परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृदयंगम करने का प्रयत्न लेखक नहीं करता है, उसका अनुभव वह पाठक पर छोड़ देता है। दूसरी प्रकार की कहानियां बताते हैं शुक्ल जी कि परिस्थितियों के विशद और मार्मिक, कभी कभी रमणीय और अलंकृत वर्णनों और व्याख्यानों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थिति में पर्यवसित होने वाली, जैसे कि कौन सी कहानियां, चंडी प्रसाद हृदय जी की उन्मादिनी और शांति निकेतन। अब आप खुद देख लीजिए कितनी बार डिस्कशन हो चुका है उन्मादिनी का, ठीक है ना, तो आप याद रख लीजिए कहानी के संदर्भ में उन्मादिनी जो रचना है वो हो जाएगी अपने चंडी प्रसाद हृदय जी की। ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी प्राय रहता है, ठीक है ना। अब मुझे एक बार ये भी बता दीजिए कि उन्मादिनी नाम से किसका काव्य संग्रह है, ठीक है ना, आप लोग अच्छे अच्छे लोग हो, सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, बता दोगे। उक्त दोनों के बीच तीसरे प्रकार की जो कहानियां शुक्ल जी बताते हैं, उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलने वाली, जिसमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है, जैसे प्रेमचंद जी की कहानियां। अब देखो लेखक भी कुछ व्याख्या करता चलता है ना, तो ये प्रकार से यहाँ पे शुक्ल जी की कहानियां, शुक्ल जी जो है वो बिल्कुल। तो मुझे ये बता दीजिए कि विधा क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की आप रचना बता रहे हो उन्मादिनी, मुझे बता दीजिए विधा क्या है उसकी, है ना। हाँ, क्योंकि त्रिधारा मुकुल एक अलग रचना है उनकी, उन्मादिनी भी है उनकी, शायद उन्मादिनी कहानियों का संग्रह है उनका या फिर उपन्यास है, कमेंट करके बताओ एक बार, ठीक है। और त्रिधारा और मुकुल क्या है, किस विधा की रचना है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, ये भी बताओ एक बार मुझे। कि उक्त दोनों के बीच, तीसरी कहानियां जब बताते हैं शुक्ल जी, वो कहते हैं कि उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलने वाली, इसमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है, जैसे प्रेमचंद जी की कहानियां, ठीक है ना। बिल्कुल, उन्मादिनी जो है कहानी संग्रह भी है किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। पंडित विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, पंडित जनार्दन प्रसाद का द्विज इत्यादि अधिकांश लेखकों की कहानियां अधिकतर इसी पद्धति पर चली है। अब देखो चौथी कहानियां है घटना और संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलने वाली, जैसे प्रसाद जी की और राय कृष्ण दास जी की कहानियां। क्या होता है इसमें, गूढ़ कल्पना और रमणीय कल्पना कैसे होती है ना, क्योंकि देखो अपने पढ़ा ना, जैसे कि प्रसाद जी कहानी है ना, पांचवा हो जाएगा, किसी तथ्य का
प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी, जिसमें अपन बात करेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की भुनगा। ठीक है ना। देखो शुक्ल जी कहते हैं कि वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिसमें ये मुख्य है। देखो ये सब चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई है, समष्टि चेतना, व्यष्टि चेतना, ठीक है ना, वस्तु क्या बोलते हैं, वस्तु व्यंजना, आत्म व्यंजना, ठीक है ना, ये सारा और भी डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा। सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली अधिकतर कहानियां इस वर्ग के अंतर्गत आएगी। सामान्य जीवन की किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली अधिकतर कहानियां। दूसरी है कि भिन्न भिन्न वर्गों के संस्करण संस्करण संस्कार का स्वरूप रखने वाली कहानी, जैसे प्रेमचंद जी के शतरंज के खिलाड़ी और ऋषभ चरण जैन जी की दान नाम की कहानी, किसी भिन्न वर्ग का प्रतिनिधि करने वाली। ठीक है ना, अर्थात ठीक है, वो शतरंज के खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो शतरंज खेलते में इतने मशगूल हो जाते हैं कि फिर वही वाली बात है कि वो अपने ईगो पे ले लेते हैं बातों को, ठीक है ना, अंत में अपना ही नाश कर बैठते हैं। कि किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे, वाह, किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे, जिसे कहते हैं रमणीय कल्पना के द्वारा ऐतिहासिक कालखंड का खंड चित्र दिखाने वाली कहानियां, जैसे कि राय करसन दास जी गहुला इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप, जो कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है कि देश की सामाजिक और अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली कहानियां भी है, जैसे निंदिया लागी भगवती प्रसाद वाजपेयी की। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि निंदिया लागी को भी आप इंपोर्टेंट कर लेना। हृदय गति इनकी है पर इंपोर्टेंट नहीं है। और जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य पढ़ी हुई है आपकी। वैसे भी देश की सामाजिक और आर्थिक मतलब समाज का चित्रण करने वाली कहानी है ये, नैनीताल के ऊपर। राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नवयुवकों, स्वयं स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवन उत्सव का चित्र करने खड़ा करने वाली कहानियां कौन कौन सी हो जाएगी? पांडे बैचन शर्मा उग्र की उसकी माँ। ठीक है ना। छठा पॉइंट हो जाएगा जिसमें बताते हैं शुक्ल जी कि समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच में धर्म, समाज सुधार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में जो पाखंड पूर्ण पाप आचार हो रहे हैं ना, उनकी चुटकीली चित्र सामने लाने वाली कहानियां, जैसे उग्र जी की कहानियां। उग्र जी की भाषा बड़ी अनूठी, चपलता, आकर्षक वैचित्र्य के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों में होती है और चांदनी ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है। तो चांदनी नाम से जो हम पढ़ते हैं कहानी संग्रह, ये हो जाएगा उग्र जी का। ठीक बा, ठीक बा। सातवां पॉइंट शुक्ल जी कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप झलकाने वाली, जैसे राय कृष्णदास जी का अंतपुर का आरंभ। ठीक है। और श्री समंत की चंबेली की कली और जैनेन्द्र कुमार की बाहुबली। तो देखो ये जैनेन्द्र जी की बाहुबली कहानी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, इंपोर्टेंट लगा लो इसको। कभी हो सकता है भूला बिस्तरा किसी एग्जाम में पूछ ले, किसी टेट में, किसी टीजीटी में, किसी पीजीटी में, तो जैनेन्द्र की बाहुबली को आप अंडरलाइन कर लो। शुक्ल जी फिर कहते हैं आठवें पॉइंट में कि अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच में अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग के अवस्थान करने वाली कहानियां, जैसे बिंदु ब्रह्मचारी और श्री समंत की कहानियां। ठीक है ना। ये कहानियां कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका में निकली थी। इनमें से कुछ के नाम हैं वनभागिनी, कृतिका, हे रम्या, बाहुमान, कनक प्रभा, श्वेतदीप का तोता क्या पढ़ता था, ठीक है ना, तैमूल तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। मेरे एक मित्र है वो बताते हैं, बोला रचना पढ़ना, तैमूल तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। किसी ने नाम सुना है क्या इसका? तो चंबेली की कली। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार दिखाने वाले प्रसंगों की अनूठी उद्भावना पाई जाती है। जैसे है रम्या और बाहुमान में ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं खटकती है। जैसे है रम्या और बाहुमान आर्य पारसिक और सामी अरब सभ्यता का घपला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर होता तो मैं आपको विस्तार से और समझाता उसको। ठीक है ना। अगला पॉइंट है एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी मिलती है। ठीक है। नौवां पॉइंट शुक्ल जी कहते हैं भैया कि हास्य विनोद द्वारा अनुरंजन करने वाली कहानियों में सबसे पहला नाम आएगा जीपी श्रीवास्तव का, फिर आएगा अन्नपूर्णानंद जी का, फिर कांतानाथ पांडे जी का, जिन्हें चोंच जी भी कहते हैं। इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है भाई, कॉमेडी कहानियां नहीं लिखी जा रही है। अन्नपूर्णानंद जी का हास्य सुरुचिपूर्ण है।
जो कि कहानियां अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ढांचे सामने लाती है। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई जाती है। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हंसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। ये बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास का जैसा सुंदर और जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है, वैसा अपने यहाँ अभी नहीं देखने में आ रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पद्यों में मिलता है ना, वो बहुत ही समीचीन, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के आलंबन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण रहे हैं और फुटकल पद्यों में शिव जैसे औढ़ देवता और उनका परिवार और समाज रहा है। कहीं कहीं पर खटमल ऐसे शूद्र जीव भी आ गए हैं। हिंदी में अनेक अतिरिक्त कंजूसों पर विशेष कृपा हुई है, पर यह सब आलंबन जिस ढंग के सामने आए हैं, उसे देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि रस सिद्धांत के पालन बड़ी सावधानी से हुआ है। रसों में हास्य रस का जो स्वरूप और जो स्थान है, यदि वह बराबर दृष्टि से रहे तो अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवर्तन हमारे साहित्य में हो सकता है। शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे। अगला बिंदु हम पढ़ते हैं कि हास्य के आलंबन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई और भाव भी, जैसे राग, द्वेष, घृणा, उपेक्षा, विरक्ति साथ साथ लगा रहता है। इंपोर्टेंट पंक्तियां शुक्ल जी की। हो सकता है रस से संबंधित किसी प्रश्न में ये पंक्तियां देकर पूछ लें कि किसकी पंक्तियां हैं ये, क्योंकि ये पंक्तियां जो है किसी पैराग्राफ की नई लाइन नहीं है। कि हास्य के आलंबन में विनोद तो होता ही है, पर उसके प्रति कोई न कोई और भाव भी होता है, जैसे कि राग का, द्वेष का, घृणा का, उपेक्षा, विरक्ति साथ साथ लगा रहता है। हास्य रस के जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं, जैसे फिर अपन स्टैंड अप कॉमेडी सुनते हैं। अब स्टैंड अप कॉमेडी में कहीं ना कहीं वो आदमी अपने जीवन का दुख बता रहा होता है अपने जीवन से, है ना, और हम उसको हंसी में लेते हैं क्योंकि वो उस तरीके से बता रहा होता है। जबकि अगर उसमें स्टोरी को देखें ना हम, तो वो बड़ी दुखद स्टोरी है, पर फिर भी हम हंसते हैं। आप कोई मूवी देखोगे, जैसे धमाल मूवी देख लो आप, धमाल कॉमेडी में बहुत नंबर 1 मूवी है। और भी बहुत सारी, जैसे हेरा फेरी मूवी ले लो आप, सबने देखी होगी, वो भी कॉमेडी मूवी है। पर आपके लिए, मेरे लिए कॉमेडी मूवी है, लेकिन अगर उसकी स्टोरी पे ध्यान दिया जाए एक पल के लिए, तो उसमें सभी गरीब हैं पैसों के लिए। एक की माँ बीमार है, एक की ने उधार ले रखा है किसी से, उसको पैसा वापस देना है, उसकी बहन की शादी करवानी है, और खुद बाबू राव है जो बस उसके पास पैसे है ही नहीं उसे, वो जो, तो कहीं ना कहीं जो हाथ से जो मतलब विनोद पैदा होता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई विशेष भाव होते हैं। उनकी शुक्ल जी बात कर रहे हैं कि हास्य रस के जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं, वे सब इसी ढंग के सामने लाए हैं। उनके प्रति द्वेष, घृणा इत्यादि न उत्पन्न करके एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। कितनी अच्छी बात कही है शुक्ल जी ने। यह व्यवस्था हमारे रस सिद्धांत के अनुसार है। स्थायी भाव में आधा सुखात्मक है और आधा दुखात्मक। हास्य आनंदात्मक भाव है। एक ही आश्रय में एक ही आलंबन के प्रति आनंदात्मक और दुखात्मक भाव की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती है। हास्य रस में आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती है, श्रोता या पाठक ही आश्रय होता है वहां पे। अर्थात सामने वाला बंदा हंसेगा तो ही हमें हंसी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हम वहां पर क्या होते, एक प्रकार से आश्रय होते हैं, ठीक है ना। अतः रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष और घृणा नामक दुखात्मक भाव की गुंजाइश नहीं है। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वो संचारी के रूप में ही आ सकता है। अब संचारी भाव 33 होते ही हमने पढ़ा हुआ है। रस पढ़ रखे हैं हमने, 9 रस, फिर 11 रस कब हुए हैं वो पढ़ रखे हैं, 8 रस किसने माने, सबके सब हमने पढ़े हुए हैं। और फिर से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़े दिन में भारतीय काव्यशास्त्र शुरू करेंगे। हो सकता है शुक्ल जी की क्लास के पैरेलली हम पढ़ना शुरू करें, या शुक्ल जी की क्लास जो है मुश्किल से 10 दिन में पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये चीज़ें हमने टेलीग्राम पे तो पढ़ ली है बहुत बार, टेलीग्राम पर हमने ऑडियो भी रिकॉर्ड करके डाला है, पर मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे इसको प्रॉपर पढ़ाकर यूट्यूब पे परमानेंट वीडियो अपलोड की जाए अच्छी क्वालिटी के साथ। तो संचारी भाव भी हमने पढ़ा था और समझा था, ऐसा नहीं कि पढ़ा था सिर्फ, अच्छी तरह जी कर हमने पढ़ा था उसको, पूरे 33 के 33 याद किए थे उदाहरण के समय। कि द्वेष या घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं रहेगी। देखो हमारे समाज में क्या होता है ना, हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस वगैरह में रस और अलंकार ऐसा टॉपिक है जिसको सबसे ज्यादा अवॉइड किया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा हल्का माना जाता है। 5-5 मिनट में ये टॉपिक पढ़ाकर निकाल दिए जाते हैं। अलंकार बता दिया, ये लोग उपमा अलंकार ये होता है, ठीक है, यमक अलंकार ये होता है, श्लेष अलंकार ये होता है, ये उदाहरण रहा, खत्म बात। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं या खुद जब आप पढ़ाओगे ना, तो आपको क्या होता है, चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ती है।
रस अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, रस अपने आप में एक ग्रंथ है, रस अपने आप में एक सिद्धांत है वो पूरा का पूरा। उसको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम जाता है, उसको समझने में अच्छा खासा टाइम जाता है, और उसी अच्छे खासे टाइम को देकर ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमानेंट होनी चाहिए ना चीज़ें। द्वेष या घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं रहेगी, वो उपहास हो जाएगा, उसमें हास का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं। उसमें तो हास को द्वेष या व्यंजक या उसका आच्छादक मात्र समझना चाहिए। जो बात हमारे यहाँ की रस व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है, वही यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यूं कही गई है कि उत्कृष्ट हास यानी कि एक बेहतरीन कॉमेडी वही है जिसमें आलम्बन के प्रत्येक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए, वो प्रिय लगे। कितनी कितनी बढ़िया बात कही है ना, और कितनी नेचुरल बात है ये सब। क्योंकि असली कॉमेडी वही है जिसमें हमको सामने वाले के प्रति हंसी, मतलब उसको मस्करा ना समझे हम, बल्कि उसके प्रति हमको एक संवेदना उत्पन्न हो जाएगी, उसके प्रति एक प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए। यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रही। इस पर यूरोप में नूतन सिद्धांत प्रवर्तक बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुप कर रह सकते हैं ना। वे 2 कदम आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्यतावाद और भूत दयावाद का स्वर ऊंचा करते हुए बोले, उत्कृष्ट हास वह है जिसमें आलम्बन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न हो। ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये सब, बिल्कुल, है ना। अगर ऐसा होगा तो हम उस हंसी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम उस कॉमेडी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह होली मोहर्रम सर्वथा अस्वाभाविक अवैज्ञानिक और रस विरुद्ध है। दया या करुणा दुखात्मक भाव है, हास एक आनंदात्मक भाव है। दोनों के एक स्थिति की बात ही बात है। यदि हास के साथ एक ही आश्रय में किसी और भाव का सामंजस्य हो जाता है तो प्रेम या भक्ति का ही होता है। भगवान शंकर के बोडमपन पर या किसी भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्णन किया जाता है तो वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये हमारे यहाँ पे रारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में देखा जा सकता है। यानी कि लड़ाई हो रही है, ऐसे प्रसंग आता है श्री कृष्ण जी का कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी जो हैं वो एक प्रकार से गाय की सींग को पकड़ लेते हैं, बैठी रहती है जो कि ये थक गई होगी, मैं इसका सींग दबा देता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मैं मतलब खिला लेता हूँ। तो एक तरफ तो कृष्ण जी पकड़ लेते हैं, एक तरफ बलराम पकड़ लेते हैं, और गाय को भी मजा आता है उस टाइम पे कि भगवान ने, छोटे से कृष्ण ने हमको हाथ लगाया और हमारे समीप है, तो गाय खड़ी हो जाती है। अब दोनों छोटे छोटे हैं, कैसे नीचे गिरे वो ऐसा है बिल्कुल, और गाय पकड़ के हिलाती है, इधर कृष्ण जी को उधर बलराम जी को, ऐसा है बिल्कुल। और गाय जाके ऐसी जगह खड़ी हो जाती है जिस जगह नीचे गोबर होता है। अब ये देखो कितना प्यारा दृश्य होता है। अब कृष्ण भगवान नीचे गिरे तब कैसे गिरे, है ना। और फिर गाय इधर उधर, ताकि वो, क्योंकि गाय खुद चाहती है वो गिरे नहीं नीचे, क्योंकि उनके समीप रहे वो। फिर गाय क्या करती है लास्ट में, वो तो छोड़ती नहीं है गाय, तो ऐसा है बिल्कुल। और कृष्ण भगवान जो है खुद के खुद ही नीचे उस गोबर में गिर जाते हैं गर्दन तक, ऐसे एक संवाद मिलते हैं। फिर मैया आती है, डांटती है, बोला तू रहेगो कारो को कारो, एक ऐसा है बिल्कुल, तुझे नहला के इतना रेडी करके भेजती हूँ और तू देख फिर से गंदा होकर आ जाता है, ऐसा है बिल्कुल। तो ऐसी सारी चीजों में हम दुखात्मक भाव को नहीं पे कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। भले ही श्री कृष्ण भगवान जा रहे हैं वहां पे, गाय के साथ परेशान हो रहे हैं, गाय उनको परेशान कर रही है, लेकिन उसमें भी हम आनंद का भाव भी ढूंढते हैं। ऐसे ही हम श्री भगवान जो शिव है उनकी जो कथा आती है, अगर उसमें किसी प्रकार की कॉमेडी होती है तो भी हम वहां पर भक्ति गुण विनोद, विनोद मतलब हास्य या सुखात्मक भाव भी ढूंढ लेते हैं, या ढूंढना हमारी मतलब जहन में आ जाता है, हमारे हृदय में वो भाव आ जाता है। हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब रस सिद्धांत जो है वो बहुत ही ज्यादा काम का है। इस पर आधारित जब फिल्में बनती है, नाटक बनता है, क्योंकि मूलतः तो ये दृश्यात्मक सिद्धांत है ना, ये कोई पढ़ने वाला तो था नहीं कि इसके आधार पर आप नाटक बनाओगे, ऐसा है बिल्कुल। नाटक खेलने के लिए बनाया गया था एक प्रकार से, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक और व्यवसायिक आलम्बन से लेकर खड़ा करे। ठीक है, ये अपन ने व्याख्या की है छोटी कहानियों की, यहाँ पर हमने पढ़ा। अब जो हमारा अगला बिंदु होगा होगा नाटक, ठीक है। अब नाटक जो है तृतीय उत्थान के नाटक है ये, तृतीय उत्थान में किस प्रकार के नाटक लिखे गए हैं, क्या क्या नया चेंजेस जो है इस प्रकार के नाटकों में आता है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा और वही आप लिख लेना, उसी को आप दोबारा पढ़ लेना। पढ़ते हैं कि यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का प्रणयन बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी, यानी कि तृतीय उत्थान में फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। नाटकों के बाहरी रूप रंग भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयवों के विन्यास और आकार प्रकार में वैचित्र्य आया है।
ढांचों में जो विशेषता यूरोप में वर्तमान नाटकों में प्रकट हुई है, वो हिंदी के भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है। जैसे अंक के आरंभ में और बीच में भी समय, स्थान, पात्रों के रूप, रंग और वेशभूषा का बहुत सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन करना। स्वगत भाषण की चाल भी अब उठ पड़ी है। पात्रों के भाषण भी अब न लंबे, बहुत लंबे होते हैं, नहीं लंबे वाक्य वाले होते हैं। अब वो पता है, वो एक नाटक है अपने आषाढ़ का एक दिन, उसमें आषाढ़ का एक दिन में तो कुछ चेंजेस हुए ही हैं वैसे तो। लहरों के राजहंस में भी लास्ट में जो एक संवाद होता है, जो मूल जो नाटक लिखा गया है मोहन राकेश का, उसमें एक संवाद जो था वो बहुत लंबा था। बाद में जब फिर इसको खेला गया ना, तो फिर बाद के जो मतलब उसके संस्करण आए उसमें वो छोटा कर दिया गया था मोहन राकेश के द्वारा। ऐसा है बिल्कुल, हम पढ़ लेते हैं प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, कोई सा भी जो हमको मिल जाता है ना। तो जो लोग पीएचडी करते हैं या जो लोग इस पे ऑफिशियली काम करते हैं ना, उनके लिए पहली ही शर्त ये होती है कि आपको मानक पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी, जो कि पहला, या फिर अगर उसमें जितने संस्करण है ना, जो वैलिड संस्करण है, और वो भी फर्स्ट हैंड सोर्स, वो सारी चीजें आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पात्रों के भाषण भी न बहुत लंबे होते हैं, नहीं लंबे वाक्य वाले। ये बातें सेठ गोविंद दास जी तथा पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएंगी। ठीक है ना। थिएटरों में कार्यक्रम में दो अवकाशों के विचार से इधर 3 अंक रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। दो एक व्यक्ति अंग्रेजी में 1 अंक वाले आधुनिक नाटक देखकर उन्हीं ढंग के 2 एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने आए हैं। ठीक है ना। 1 अंक का नाटक एकांकी, जाहिर सी बात है। ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि 1 अंक वाले कहीं उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं। ठीक है ना। ये तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे हैं। नंदी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी है। भारतेंदु जी ने तो नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना भी नहीं रखी है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। भारतेंदु के संदर्भ में कोई पंक्ति आए, शुक्ल जी लिखे और वो महत्वपूर्ण न हो, ऐसा कभी नहीं होता। ऑप्शन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, और एक ऑप्शन आ जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना बहुत लंबी है। जबकि पता चलता है, हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं भाई, प्रस्तावना ही नहीं है, लंबी तो दूर की बात है। ठीक है ना। हाँ, आरंभ में यशोगान और मंगलयान जरूर रखा है। भारतेंदु के पीछे तो ये भी हटता गया है बाद में, तो है ना। भारतेंदु काल से अंकों का अवस्थान अंग्रेजी ढंग पर होने लगा है। अंकों के बीच के स्थान परिवर्तन, दृश्य परिवर्तन को दृश्य और कभी कभी गर्भांग शब्द देकर भी सूचित करने लगे हैं। यदि गर्भांग शब्द का हमारे नाट्य शास्त्र में कुछ और ही अर्थ है, जबकि जबकि है ना, तो शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग तो दृश्य की जगह गर्भांग देने लगे हैं, जबकि इसका तो हमारे यहाँ पे अलग ही अर्थ है। प्रसाद जी जो है ना, उन्होंने स्कंदगुप्त आदि नाटकों में ये दृश्य शब्द छोड़ दिया है। ठीक है ना। जबकि हमको पता है कि एक इनका जो नाटक होता है वो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, उसमें अलग अलग दृश्य हैं। ठीक है ना। तो कितने हैं, 5 अंक 33 दृश्य है ना स्कंदगुप्त में तो, और चंद्रगुप्त में 4 अंक 44 दृश्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये एग्जाम के अनुसार, कि प्रसाद जी ने तो ये दृश्य छोड़ ही दिया है, और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थलों पर कोई नाम भी नहीं रखा है। इसी प्रकार आजकल विषकंभक और प्रवेशक का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये नाम हटा दिए गए। प्रस्तावना के साथ उद्धातक, कथो उद्धातक आदि का विन्यास चमत्कार भी बन गया है, पर ये युक्तियां सर्वथा अस्वाभाविक न थी। एक बात बहुत अच्छी ये हुई कि पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक का नाम जो फालतू पात्र रहा करता था, उसके स्थान पर कथा की गति से संबंध कोई पात्र ही हंसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का एक पात्र है मुदगल, जो एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदूषक का स्थानापन्न कहा जाता है। ठीक है। अर्थात मुदगल अपने आप एक इंपॉर्टेंट पात्र हो गया किसी भी एग्जाम के लिए। हालांकि स्कंदगुप्त के पात्र, चंद्रगुप्त के पात्र, ध्रुव स्वामिनी के पात्र बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है इनको याद करना। इन तीनों को अलग अलग याद करने से अच्छा तो एक ही डायरी में तीनों को लिखो एक साथ, और तीनों में कल्पना करके खुद ही, अगर नाटक पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो खुद ही कल्पना कर लो। एक को राजा बना दो, एक की रानी बना दो, एक का दोस्त बना दो, एक को बीवी बना दो, एक गर्लफ्रेंड बना दो, एक को कुछ बना दो, एक को कुछ बना दो, और ऐसे करके जोड़ के याद कर लो।
चंद्रगुप्त के तो और ज्यादा आसान है, क्योंकि जितने भी अपने को फॉरनर मिलेंगे ना, विदेशी पात्र, वो चंद्रगुप्त में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, मैंने कल बताया था आपको, क्योंकि उससे ल्यूकस आता है, फिर चाणक्य बोलता है कि इसकी बेटी से ब्याह कर ले भाई, दो देशों के बीच में अच्छा संबंध हो जाएगा, कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन को, ऐसा है। तो जाहिर सी बात है। तो शुक्ल जी फिर आगे कहते हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही अंतर्गत माना गया है, नाटक भी, अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट। देखो काव्य शब्द पहले हमारे यहाँ पर व्यापक स्तर पर या व्यापक तरीके से हम इसकी व्याख्या करते थे। आज तो काव्य का मतलब क्या हो गया, कविता, ओनली कविता नहीं। पहले काव्य शास्त्र का मतलब होता था संपूर्ण काव्य, काव्य के जितने भी अंग है वो सारे हो गए उसमें, ठीक है ना, जरूरी नहीं हो कविताएं हो। तो पहले क्या करते थे, नाटक भी काव्य का ही अंतर्गत माना जाता था, अतः लक्ष्य भी निर्दिष्ट शील स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों, और आप कभी देखना, कभी भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ो और उसकी जो अवधारणा है ना, वो कविता के साथ साथ उपन्यास, नाटक, कहानी में लगा कर देखना, मैच खाती है या नहीं खाती। अगर कोई कहता है कि जो काव्य होता है वो लोक वार्ता से भिन्न होता है, लोक वार्ता भिन्न में सी पंक्तियां पढ़ते हैं ना, लोक वार्ता नाम वगैरह टाइप से, और हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें भरत मुनि की अलग व्याख्या है, आनंद वर्धन की अलग व्याख्या है, वक्रोक्ति सिद्धांत वाला कहता है कि भाई देखो सामान्य जो विचार होता है, हमारे जो बातचीत होती है, वो कभी काव्य नहीं होता है, काव्य में अलग भाव होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, कहानी में हम सामान्य बोलचाल यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि कहानी, उपन्यास और ये नाटक वगैरह कहीं ना कहीं इसमें हम हमारी सामान्य बोलचाल यूज करते हुए भी उसकी व्याख्या और उसकी जो अवधारणा है ना, वो हमें सामान्य जनजीवन से भिन्न रखनी ही पड़ेगी, तभी हम एक तो उसको संक्षिप्तता दे पाएंगे और उसमें क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको केंद्रित रह पाएंगे, अन्यथा भटक जाएंगे, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा उपन्यास नहीं लिख पाएंगे। और सेम चीज काव्य पे लागू होती है, इनकी कविता पर भी लागू होती है सेम बात। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी जो है वो काव्य के ही अंतर्गत माना गया है, अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट स्वशील स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों और चेष्टाओं द्वारा दर्शकों में रस संचार करना ही रहा है। पात्रों की धीरोदात्तता आदि बंधे हुए ढांचे थे, जिनमें ढले हुए सब पात्र सामने आते थे। इन ढांचों के बाहर शील वैचित्र्य दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। यूरोप में धीरे धीरे शील वैचित्र्य प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त होती गई है, यहाँ तक कि किसी नाटक के संबंध में वस्तु विधान और चरित्र विधान की चर्चा का ही चलन हो गया है। इधर यथा तथ्यवाद के प्रचार से वहां रह रहा काव्यत्व भी झूठी भावुकता कहकर हटाया जाने लगा है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रसाद जी और प्रेमी ऐसे प्रेमी कौन है, वही हरिकृष्ण प्रेमी जी, ठीक है ना, ऐसे प्रतिभाशाली नाटकों में से हैं कि उनका प्रवृत्ति का अनुसरण न करके रस विधान और शील वैचित्र्य दोनों का सुंदर सामंजस्य रखा है, ठीक है ना। स्कंदगुप्त नाटक में जिस प्रकार देवसेना और सर्वनाग ऐसे गूढ़ चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, स्वदेश भक्ति आदि भावों की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी है। हमारे यहाँ के पुराने बंधो ढांचों के भीतर शील वैचित्र्य का विकास वैसा नहीं हो सकता था। मुझे दोबारा पढ़ने दो। हमारे यहाँ के पुराने बंधे ढांचों के भीतर, बंधे होगा वहां पे, हमारे यहाँ के पुराने बंधे ढांचों के भीतर शील वैचित्र्य का वैसा विकास नहीं हो सकता था, अतः उसका बंधन हटाकर वैचित्र्य के लिए मार्ग खोलना तो ठीक है, पर यह आवश्यक नहीं है कि उसके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल दें, है ना। रसात्मकता अगर निकाल देंगे तो नीरस हो जाएगा, नाथ साहित्य की तरह। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रखें। कितनी बढ़िया बात शुक्ल जी कह रहे हैं साहब, बिल्कुल, कि उसकी कथाएं, उसका आधार बिंदु, उसके जो भाव है वो हम भारतीय बनाए रखें, परंतु जो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो बोरिंग कर देती है जबरदस्ती से, है ना, उनको अगर हम हटा दें और पाश्चात्य संस्कृति से उनको अगर हम, क्योंकि जितनी ज्यादा जो चीजें काम की है, जो फॉर्मेलिटी अगर वो बंद कर देंगे हम, तो सीधा सीधा हम नाटक पर फोकस कर पाएंगे ना। अब फॉर्मेलिटी क्या होती है, जबरदस्ती मंगलाचरण लिखना, जबरदस्ती बीच में परिचय वगैरह देना, आवश्यकता नहीं है जिन चीजों की, उनको न भी लें तो भी काम चल जाएगा हमारा। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो ये दिखाई पड़ता है। देखो इंपॉर्टेंट पंक्तियां शुक्ल जी की है तो लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट लगा लेता हूं मैं भी, कि उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बना रहे,
पर उनके स्वरूप के प्रचार के लिए और देशों की पद्धतियों का निरीक्षण भी होना चाहिए और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चले, है ना। सफाई के साथ ऐसा कि कॉपी ना लगे, वो पता चले कॉपी कर लिया वो आपने। अपने नाट्य शास्त्र में जटिल विधान को ज्यों का त्यों का लेकर हम आजकल चल नहीं सकते भाई, है ना, क्योंकि जटिल विधान है अपना। पर उनका बहुत सा रंग रूप अपने नाटकों में ला सकते हैं, जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि भी वे बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद दिए गए हैं, उनमें से कुछ को हम आजकल भी चला सकते हैं। उनके दिए हुए लक्षणों में वर्तमान रुचि के अनुसार जो हेर फेर चाहे कर लें। इसी प्रकार अभिनय की रोचकता बढ़ाने वाले जो युक्तियां हैं, जैसे उद्धातक, कथोउद्धात, उनमें से कहीं एक का आवश्यक रूपांतर के साथ स्थान का बंधन दूर करके हम बनाए रख सकते हैं। संतोष की बात है कि प्रसाद और हरि कृष्ण प्रेमी जी के नाटकों में उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे कथोद्धात के ढंग पर एक पात्र के मुंह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का ये प्रवेश होना। शर्वनाग, देख सामने सोने का संसार खड़ा है ना, और रामा का प्रवेश। रामा, पामर, सोने की लंका राख हो गई, स्कंदगुप्त। ठीक है। श्री हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों में भी ये मिलता है। शिव साधना कोई उनका नाटक है, शिव साधना। जीजा, हाँ ये एक बाधा है। सही बाई का बालक संभाजी को लिए हुए प्रवेश करता है, सही बाई। कि सही बाई ये बाधा भी नहीं रहेगी, मांझी, माजी। प्राचीन नाट्यशास्त्र भारतीय और यवन दोनों में कुछ बातों का, जैसे मृत्यु, वधा, युद्ध दिखाना वर्जित था। मतलब प्राचीन भारतीय और यवन में ना, कि मृत्यु, वध, युद्ध दिखाना वर्जित था। आजकल उस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं मानी जा सकती है, कि अब लोग वैसे हो चुके हैं ना, उनको आदी हो चुके हैं। प्रसाद जी ने अनेक नाटकों में बराबर मृत्यु, वध और आत्महत्या दिखाई है। प्राचीन भारत और यवनान में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बड़े भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था, और भारत में अत्यंत शोक और शिष्ट रुचि और विरक्ति से बचने के लिए कुछ दृश्य वर्जित थे। मृत्यु और वध अत्यंत शोभ कारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण रंगशाला की थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे चुंबन और आलिंगन। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन, आलिंगन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी दृष्टि में तो जंगलीपन या पशुत्व मानते हैं भैया शुक्ल जी, ठीक है ना। देखो शुक्ल जी कहते हैं आगे, इस तरते उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े हैं, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और हरि कृष्ण प्रेमी। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की हो रही है। प्रसाद जी ने तो अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना है, और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर, ठीक है ना। और प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है, प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन इंपोर्टेंट लगा लो आप, ठीक है। और विश्वम्भरनाथ कौशिक की कहानी है ना, राखी बंद भाई। राखी बंद भाई जो है किसकी कहानी है, मैंने अपने पढ़ी थी ना ये, विश्वम्भरनाथ कौशिक। सही कह रहा हूँ ना, एक बार कमेंट करना। विश्वम्भरनाथ कौशिक जी की कहानी है ना राखी बंद भाई, ठीक है। तब तक आप कमेंट करो। और रक्षाबंधन जो नाटक है, बिल्कुल राखी बंद भाई जो हमने कहानी पढ़ी थी वो विश्वम्भरनाथ कौशिक की है, जबकि माँ और भिखारिणी इनके उपन्यास है। अच्छा, वृंदावन लाल वर्मा, बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि विश्वम्भरनाथ कौशिक और वृंदावन लाल वर्मा, मैं कंफ्यूज होता हूँ, आप भी हो जाओगे, तो इसलिए याद कर लेना इस चीज को दोबारा, है ना, लिख लेना इस चीज को। तो फिर ये बताओ, माँ और भिखारिणी, ये किसके उपन्यास पढ़े थे हमने, माँ और भिखारिणी, ये विश्वम्भरनाथ कौशिक के हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ और भिखारिणी, ठीक है। तो हरि कृष्ण प्रेमी का एक नाटक हो गया रक्षाबंधन। और एक कोई कड़ियां या कोई सोने से, स्वर्ण स्वर्ण विहान, स्वर्ण विहान जो नाटक है वो किनका है, स्वर्ण विहान। स्वर्ण विहान जो एक प्रकार का गीति नाट्य है ना, स्वर्ण विहान एक प्रकार का गीति नाट्य है ये स्वर्ण विहान। ये किसका गीति नाट्य है, ये हरि कृष्ण प्रेमी का है ना, एक बार मुझे कंफर्म करो, हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है। देखो प्रसाद जी में, अब शुक्ल जी कहते हैं आगे कि प्रसाद जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रंगने वाली चित्रमय कल्पना और भावुकता की अधिकता भी विशेष परिमाण में पाई जाती है। इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वर्तमान गद्य काव्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो गान रखे गए हैं
वे न तो प्रकरण के अनुकूल है, न प्राचीन काल के भाव पद्धति के, वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा के प्रगीत मुक्तक मात्र हैं। अपनी सबसे पिछली रचनाओं में ये त्रुटियां उन्होंने निकाल दी है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इन दोनों से प्राय मुक्त हैं, पर चंद्रगुप्त में एक बड़ा भारी दोष आ गया है। उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस के पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर जो कसी गई है ना, वो नाटक को भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़ता है, वह नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आता है। ये दोष तो इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है, अर्थात बाहरी है, पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना में संबंध रखता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबंध घटनाओं के जुड़ते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है। पर इस नाटक में विन्यस्त वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है। मुद्रा राक्षस से इसमें कई बातों की विशेषताएं हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोग तक कठपुतली भर नहीं है। प्रयत्न में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला है, जो चंद्रगुप्त है। नीति परिवर्तन का भाग चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व, उनका हृदय सामने नहीं आता है। तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और ब्राह्मण उचित त्याग आदि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतिकार के प्रबल वासना ही हृदय पक्ष की ओर झलकती है। पर इस नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का भी लक्ष्य ऊंचा किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि नाटकों का प्रभाव, ठीक है, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि नाटकों का प्रभाव पात्रों के, बस कुछ देर और पढ़ते हैं, बस ये पैराग्राफ पूरा हो जाए। कितना बचा हुआ है? अभी तो ठीक ठाक है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। हाँ, कि नाटकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। श्री कृष्ण हरि कृष्ण प्रेमी जी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथन से अधिक न्यायिक उपयुक्त है। उनमें प्रसंग अनुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग की भी है। सर्व हृदय ग्राही पद्धति पर भाषा का मर्म व्यंजक अनूठापन भी है। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमय और लच्छेदारी बातें चित करने वाले कई पात्र आ जाते हैं। प्रेमी जी के नाटकों में खटकने वाली बात नहीं मिलती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही है। 24/7/2024 कल हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, आपको रिप्लाई करूँगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप बहुत प्यारे लोग हो सारे के सारे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप जो भी हो, प्लीज़ अपने जो शुक्ल जी वाली प्लेलिस्ट है उसको शेयर जरूर करना। और आप और हम एक मिशन रखते हैं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए, फिर हम जल्दी से 1 मिलियन का टारगेट भी रखेंगे जल्दी ही। फिलहाल छोटे छोटे टारगेट रखते हैं, ठीक है ना। तो आप सब इसी कोटा एजुकेशन हब को और मुझे अपनी फैमिली मानते हुए सभी अपने स्टेटस पर लगाएंगे और अपने मित्रों को, चाहे वो देखे चाहे नहीं देखे, ऐसा है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। मिलकर हमको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप अगर वीडियो देखते हैं और आपको जिस प्रकार की वीडियो पसंद है मुझसे, जैसे कि हो सकता है शुक्ल जी तो हमारी मजबूरी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि इनके बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा हमको, है ना, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार की वीडियो को पसंद है, चाहे वो गीत हो मेरे खुद के, या जैसे बिहारी की रचनाएं हो गई, या जैसे मैंने भ्रमर गीत का गा के सुनाया था आपको, जो भी वीडियो आपको पसंद हो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और फिर जब वैसी वीडियो बनाऊँ तो उन पर कमेंट जरूर करना, मैं पक्का बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम पे जिसके जो भी प्रश्न हो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।